हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्रेविटेशन का लेक्चर 6 है। इसमें हम पहले आपका जो वेरिएशन था जी का जो हमने स्टडी किया है, इसके पहले लेक्चर में 4th और 5th में उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने ग्राफ को पहले आप बनाएं, हम लोगों ने फार्मूले ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। ये ग्राफ है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। पहले ये दिया हुआ है अर्थ के अंदर के लिए, यानी कि स्मॉल आर लेस देन आर ई हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। अर्थ का रेडियस है, यानी स्मॉल आर वेरिएबल है जो कि हमने डिस्टेंस सेंटर से ली है। ये यहाँ पर अर्थ को दिखा रखा है, इसका ये सेंटर है। सेंटर के करस्पॉन्डिंग नीचे ये वाई एक्सिस ड्रा किया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से ली गई है, क्योंकि सेंटर के नीचे ये पॉइंट ओरिजिन आ रहा है, तो आर जो डिस्टेंस है वो सेंटर से है। तो स्मॉल आर जो है वो लेस देन आर ई है। इसका मतलब है कि हम अर्थ के अंदर स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए हमने ग्रेविटी का कल फार्मूला ड्राइव किया था, जी डेस इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस एच ओवर आर ई। इसका फार्मूला भी लर्न रखना अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। इसका एलसीएम ले लो आर ई, तो ये हो गया आर ई माइनस एच। अर्थ के हमने जो एच लिया था आपके डेरिवेशन में, जो एच है ये अर्थ के सरफेस से डेप्थ है, तो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल आर ली गई है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर ई माइनस एच होगा, इसलिए आर ई माइनस एच की जगह स्मॉल आर पुटअप कर दिया। ठीक, बाकी ये जी कांस्टेंट है क्योंकि ये जी अर्थ के सरफेस पर होगा। आर ई कांस्टेंट है तो जी डेस प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अर्थ के सरफेस तक, सेंटर से लगाकर सरफेस तक, सेंटर पर जी डेस की वैल्यू 0 होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक, इसके बाद जो ग्राफ बनेगा वो आर ग्रेटर देन आर ई के लिए, यानी अर्थ के सरफेस के बाहर। तो इसके लिए फार्मूला आपने ड्राइव किया था, जी डेस इज इक्वल टू जी एम अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर ई प्लस एच स्मॉल आर होगा, आर ई अर्थ की रेडियस हो गई और एच जो है वो अर्थ के सरफेस से हाइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जी डेस प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर है। इसका ग्राफ पहले भी बना चुके हैं आप आर्टिकल में। तो यहाँ पर जी डेस प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 अपान आर स्क्वायर से ये डाउन होता चला जाएगा। आर जब टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो जी डेस टेंस टू 0 होगा। ग्राफ को यहाँ टच नहीं कराएं, ठीक, इनफाइनाइट पर टच करेगा। और जी की वैल्यू आपको मालूम जी एम अपान आर ई स्क्वायर होती है। अर्थ के सरफेस पर स्मॉल आर आर ई के इक्वल होगा, यानी अर्थ के रेडियस के इक्वल होगा। वहां पर जो जी की वैल्यू होगी जी डेस की, वो जी के इक्वल होगी, क्योंकि वैल्यू आपको ये दी गई है जी एम अपान आर स्क्वायर। कौन सा 1 अपान आर स्क्वायर? लास्ट में ये बताया कि जो अर्थ का जो सरफेस है वहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर ई के इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस के इक्वल हो जाएगा। उस समय जो जी डेस की वैल्यू है वो जी के इक्वल होती है। ठीक, वो जो कि 9.8 लेते हैं आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको जी की जो वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर जी एम अपान आर ई स्क्वायर होगा, और ये जी डेस जी के इक्वल होगा। वाई एक्सिस पर जी डेस लिया गया है, तो यहाँ पर देख लें जब आर आर ई के इक्वल है तो जी डेस जी के इक्वल हो गया। ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, ये नोट कर लिया? नोट कर क्यों नहीं था? ये लिख दें, हटा दें। ये तो कॉपी में बना लिया है उन्होंने। अब आप उसमें हेडिंग डालें, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कोई अर्थ ले लें या कोई भी बॉडी ले लें, ये ठीक है, इसके जो आसपास का जो रीजन होगा उसमें हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है, जैसे ये बॉडी रखी हुई है और इसके पास अगर कोई बॉडी आप रखते हैं तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक, यहाँ बीच में ध्यान दें कि बीच में यहाँ कोई भी मटेरियल नहीं है, यहाँ पर बीच में वैक्यूम हो सकता है,
एयर पार्टिकल भी हो सकते हैं, कोई मीडियम भी हो सकता है। ये तो हमने अर्थ का सरफेस ले लिया। आप कोई और भी बॉडी ले लें, जैसे मान लीजिए 2 पेन ले रहे हैं, तो इनके बीच में अगर रखेंगे तो क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। लेकिन बीच में यहाँ स्पेस है, तो स्पेस में कुछ क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से फोर्स एट ए डिस्टेंस है। ठीक, वैसे ये इलेक्ट्रिकल में लिखते हैं, यहाँ पर भी ये 2 स्टेप प्रोसेस है। बॉडी अपना फील्ड क्रिएट करती है और फील्ड का इंटरेक्शन होता है दूसरी बॉडी के साथ। तो जो स्पेस में क्रिएट हुआ है वो क्या, उसको बोलते फील्ड है। ठीक है ना, क्योंकि दूर से कैसे फोर्स लगा देंगे। आप यहाँ पर एक बॉडी रखी है, आपसे कहेंगे दूर से हटा दो इसको, बिल्कुल नहीं, आप टच करके बिना नहीं हटा सकते। ठीक है ना, जबकि आप इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लें कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखें और दूसरा पॉजिटिव चार्ज पास में लाएं तो क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक दूर जाने लगेगा। इसका मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स डाल रही है, फोर्स एट ए डिस्टेंस है। तो बिना स्पेस में कुछ क्रिएट हुए फोर्स नहीं लग सकता है, समझ रहे ना। उसको नाम देते हैं फील्ड का, ये फील्ड है। ठीक है ना, तो फील्ड को कैरेक्टराइज कैसे किया जाए, इसके लिए 2 फंक्शन होते हैं। एक तो होता है फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा होता है पोटेंशियल। ठीक, यहाँ पर एक बात पॉइंट समझने की आप कोशिश करें कि जैसे कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए सेम चीज थ्योरी इलेक्ट्रिकल में भी होती है। ठीक है ना, जैसे ये कोई बॉडी है, मास m है, इसके पास आप दूसरी बॉडी रखते हैं तो यहाँ पर इसमें अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है लेफ्ट को। ठीक, तो जो बीच में स्पेस है, यहाँ बताया कि जो क्रिएट हुआ उसको फील्ड बोलते हैं। ठीक, अब फील्ड ऐसे तो समझ में आता है कि कोई बॉडी रख दें तो उसके आसपास फील्ड होगा। यहाँ पर ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रिकल होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है ना, तो लेकिन फील्ड को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें, तो इसके लिए 2 फार्मूले बनाए गए हैं। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये कोई बॉडी है, अभी इसको नोट नहीं करना, इसके पास अगर कोई आप मास रखते हैं तो उसमें फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो जो फोर्स पर यूनिट मास है ये वाला, ये अपना फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये सोर्स है, और ये टेस्टिंग के लिए रखा गया कि फील्ड है या नहीं है। तो टेस्ट मास जो है उसको डिवाइड कर दो, तो ये टर्म बना फोर्स पर यूनिट मास। आप सीधे लर्न रखें कि फोर्स पर यूनिट मास को हम ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड बोलते हैं, समझ गए ना। दूसरा एक और है कैरेक्टराइज करने का मेथड, वो ये है, अगर हम इस मास को यहाँ पर मूव कराएं लेफ्ट राइट या इधर उधर, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, ये मास इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो आप अगर इसको दूर ले जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, विदाउट वर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो इसको इधर खींच रहा है। ठीक है ना, या आप इसको पास में लाएंगे तो बिना अगर एक्सीलरेशन के लाना है तब भी आपको इधर फोर्स एक लगाना पड़ेगा राइट तरफ को। इसका मतलब इसको मूव कराने में वर्क डन होता है। तो जो वर्क डन पर यूनिट मास है इसको पोटेंशियल से डिफाइन किया जाता है। यही चीज जब इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे तो वहां पर फोर्स पर यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज। समझ गए ना, यहां क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां मास वहां चार्ज होता है, एक जैसे फार्मूले। समझ में आ रही ना। तो फील्ड जो है वो स्पेस के है एक आसपास, जैसे कोई भी बॉडी दूर से किसी चीज को खींच रही है तो जो रीजन में क्रिएट हुआ है उसी को बोलते हैं फील्ड है। हाँ नहीं, आप एक चीज को कुछ नेचुरल है, आपसे अगर कोई ये पूछे कि ये पेन रखा है यहाँ पर, आप इसको जरा दूर से इसे रिपेल कर दो, कैसे कर दोगे, बिना टच करे आप इसे नहीं चला सकते, और बिना फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपको। लेकिन ये बॉडी तो दूर से ही अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब रीजन में कुछ है, उसी को फील्ड बोलते हैं। समझ गए ना। यानी जहां फिर आप डिस्टेंस को अगर बहुत दूर लिए चले जाएंगे तो कैसे फोर्स डालेगा, तो एक फील्ड अराउंड स्पेस है कि जहां तक वो फोर्स की फीलिंग कर सके। बहुत ज्यादा दूर ले जाएंगे तब कहां से लगेगा फोर्स, समझ रहे ना। अब एक चार्ज पॉजिटिव यहां रखो और एक दूर रख दो तो 4 किलोमीटर, तो कहां से लग जाएगा फोर्स। तो इतनी डिस्टेंस पर दोनों फोर्स लगेगा, वहां उसका कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो आप नोट करें, लिखिए द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच, द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच its gravitational pull
द स्पेस अराउंड ए मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड is called its gravitational field, is called its gravitational field. नेक्स्ट लाइन में लिखें, फील्ड कैन बी डिफाइंड बाई टू फिजिकल क्वांटिटीज. फील्ड कैन बी डिफाइंड बाई टू फिजिकल क्वांटिटीज. Field can be defined by two physical quantities. Number 1, intensity of gravitational field. इसी को जनरली फील्ड भी कह देते हैं, ग्रेविटेशनल. नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. नंबर 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. नंबर 1 था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. नंबर 2, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की. जिसे इंटेंसिटी बोल रहे हो ना, तो उसी की स्टडी करेंगे. उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं जनरल. ठीक, तो पहली हेडिंग डालें, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. इसी को अगर कोई जनरल पेपर में पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो इंटेंसिटी पूछ रहा है. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. लिखिए, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट मास. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट मास placed at a point in the gravitational field is called intensity of gravitational field. Is called intensity of ग्रेविटेशनल फील्ड. यही स्ट्रेंथ है. यही अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बोल दें तो तब भी यही निकालना है. तो कुल मिला के जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, उसका फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट मास है. ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट मास है. इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर केजी. बाकी डायमेंशन आप निकाल लेंगे. फील्ड इंटेंसिटी हो यहाँ, हाँ आई से सिंबल बना रखा है, उससे कोई फर्क नहीं. आई से लिख दो. इलेक्ट्रिकल में कैपिटल ई से लिख देते हैं. तो सबसे पहले नीचे डालें, फर्स्ट फार्मूले इनके नोट करेंगे. ठीक, लिखिए, फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास. फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास. देखिए फर्स्ट फार्मूला, ये हमारा कोई पॉइंट मास है और इसके ड्यू टू आर डिस्टेंस पर यहां पर फील्ड की फार्मूला लिखना है. तो क्या बताया था कि ये जो फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? कैपिटल एम वाला. ये पॉइंट मास है. ठीक, तो इसके ड्यू टू जो यहां फील्ड क्रिएट हो रहा है, यहां पर एक स्मॉल मास रखा. इनके बीच में जो फार्मूला लगेगा फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या होगा? फोर्स पर यूनिट मास. कितना फोर्स लगता है इसमें बताओ? जी mm अपान आर स्क्वायर. ये फार्मूला आपको मालूम है ग्रेविटेशन का. ठीक, इसमें आप एफ की वैल्यू पुटअप कर दो, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम अपान आर स्क्वायर हो गया. ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये फार्मूला बिल्कुल जो ग्रेविटी का था वही फार्मूला बनता है. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या था फार्मूला? अभी नोट किए हैं, जी एम अपान आर स्क्वायर था ना. लेकिन उसकी यूनिट क्या होगी? ध्यान रखना ये बात, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ये क्या है? फोर्स पर यूनिट मास. अगर डायमेंशन दोनों की निकालेंगे तो सेम आएगी. समझ गए ना?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर की और न्यूटन पर केजी, डायमेंशन सेम आएगी, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है ना? तो ये फार्मूला तो लिख चुके हो, नोट करो जल्दी, फार्मूला तो नोट करो जल्दी, आगे बढ़ाएं फिर। अब की बार सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे फील्ड, यही अर्थ में भी काम करेगा, अर्थ सॉलिड स्फीयर का काम करेगा ना। हाँ, इसमें एक बात याद रखना, इन फार्मूलों में इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसको है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसमें वेक्टर लगा दो, माइनस क्यों लगा रहे हैं, और आर के ऊपर यूनिट वेक्टर, माइनस क्यों लगाया ना, अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है ना, अट्रैक्शन के लिए नहीं, अट्रैक्शन होता हमेशा ग्रेविटेशन में, इसलिए उसका माइनस लगता है। यहाँ रिपल्सन नहीं होता है, प्लस प्लस इलेक्ट्रोस्टेट में होता है, यहां नहीं होता ना। यूनिट लिख देना जरूर, डायमेंशन आप निकाल लेंगे। तो आपने अभी जो फील्ड लिखा ना, वो पॉइंट मास का था फार्मूला, ठीक, Gm/r²। ठीक, अब हम लिखेंगे फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। देखिए, जैसे ये कोई, यही अर्थ में भी काम करेगा, क्योंकि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर की तरह काम करता है। तो इसकी रेडियस r ले लो, पहला फार्मूला हम r ग्रेटर देन r, इसका मतलब कहाँ निकाल रहे हैं फार्मूला, बाहर। ठीक, स्मॉल r वेरिएबल, यानी कि हमारा पॉइंट यहां बाहर है, स्मॉल m मास का, इसका मास कैपिटल M ले लो। ठीक, तो ये भी आपको अच्छी तरह से आप जानते हैं कि सॉलिड बॉडी कैसे बिहेव करती है, कि जैसे उसका सारा मास कहाँ हो, कंसंट्रेट सेंटर पर। ठीक, स्मॉल r यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी, ये सॉलिड स्फीयर हमने लिख दिया है। पहला केस r ग्रेटर देन r, इसके लिए इंटेंसिटी का वही फार्मूला Gm/r², बिल्कुल इसी की तरह। समझ गए ना बात? सरफेस पर क्या हो जाएगा फार्मूला, सरफेस मतलब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल, तब कितना होगा, Gm/r²। स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखते हो, सरफेस पर आ गए तो स्मॉल r कैपिटल R में नहीं कन्वर्ट हो गया, ये है सरफेस पर। नोट करें साथ साथ जल्दी, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं फील्ड, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो ये सॉलिड स्फीयर है, ये पॉइंट मास नहीं है इसके सरफेस पर, तो स्मॉल r की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल R। ठीक, ये पॉइंट मास कहाँ है, ये तो सॉलिड स्फीयर है, लिखा तो है, इतना बड़ा बना है, सॉलिड स्फीयर है ये। ठीक है ना, ये जो मास रखा जाता है ये केवल टेस्टिंग के लिए है, इसको डिवाइड कर दिया कि यहां पर फील्ड निकालना है, तो जितना फोर्स लग रहा हो उसमें मास को डिवाइड कर दें। यहां ध्यान रखना कि जो मास यहां पर रखते हैं उसका मास यहां नहीं आता है, ये कैपिटल M है, समझ गए? जिस बॉडी का आप फील्ड निकालेंगे उसका मास आएगा, समझ गए ना बात? यहां पर भी देखिए कैपिटल M, इस बॉडी का मास, जिसके ड्यू टू हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। वो तो मास कैंसिल हो गया ना, वो तो बात कट गया ना, मास फोर्स में रखने के बाद। हाँ, जो टेस्ट है, टेस्ट चार्ज है, जो फील्ड अपना क्रिएट कर रहा है वो सोर्स है, ये अपना फील्ड बना रहा है, ये सोर्स मास है, और ये टेस्ट मास है, क्योंकि इससे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और टेस्टिंग करने वाला इतना छोटा होना चाहिए मास कि वो अपना फील्ड ज्यादा क्रिएट ना करे, नहीं तो वो फिर फील्ड को अफेक्टेड कर देगा। समझ गए ना बात? अब इसमें समझो जरा इसका सेकेंड पार्ट, R लेस देन R। ठीक, इसका मतलब अब कहां देख रहे हैं, सरफेस के अंदर। यहां ध्यान रखना, हमने कल भी इस चीज का डिस्कशन किया था, और ये तुम्हें आगे भी काम आएगी कई चैप्टरों में, कि जब कभी अंदर फील्ड यहां निकालना है, अब की बार R अंदर है, इसको समझ लें आप बात, ये कैपिटल R है, तो इसको जैसे तुम्हें इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है A पर, तो इसको टच करते हुए एक स्फीयर बनाओ, बाहर वाला स्फीयर अंदर अपना फील्ड क्रिएट नहीं करता है। स्ट्रिक्टली बात ध्यान रखना, कल भी बात बताई थी कि बाहर की लेयर अंदर कोई फोर्स नहीं बनाती है, कोई फील्ड
नहीं बनाती है, वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, यानी कि अगर तुम्हें इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, स्मॉल आर अर्थ से, अर्थ हो या कोई सॉलिड स्फीयर हो, उसी की बात चल रही है, सेंटर से डिस्टेंस है, क्योंकि स्मॉल आर वेरिएबल है। बात समझ गए ना? तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उससे आप एक स्फीयर बनाएं, इसका मास काम आएगा, ये बाहर वाला मास नहीं आता है, ये अपना फील्ड क्रिएट नहीं करता है। ठीक, अंदर की तरफ को, समझ गए ना बात? तो हमें अगर इसका मास m है तो हमें इस बॉडी का मास निकालना पड़ेगा m डैश। तो कैसे निकालें जरा बताओ? टोटल मास m क्या डिवाइड करेंगे? मास पर यूनिट लेंथ होगा, मास पर यूनिट एरिया होगा, या मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड कर दो, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। और जितने का निकालना था उसको मल्टीप्लाई कर दो। कहां तक निकालना है? स्मॉल आर तक। आ रही बात समझ में? बाहर का कट, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो m डैश इज इक्वल टू m आर क्यूब अपॉन, ये बन गया आपका। आगे बात समझ में? अब फार्मूला में सीधे वैल्यू डाल दो, देखो जरा, g m डैश अपॉन आर स्क्वायर बनेगा फार्मूला। अभी तक फार्मूला आप लिखते आए हैं, अभी ऊपर यहां लिखा है g, इसकी जगह m डैश हो जाएगा। ठीक, m डैश की वैल्यू पुटअप करो, आप जल्दी नोट करें, g आर क्यूब, हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है वो ये आर स्क्वायर है और ये तुम्हारा आर क्यूब है, तो ये जी एम अपान, ये एम यहाँ पर उसका आ गया ये वाला। ठीक, यहाँ पर आर क्यूब और इंटू आर। यहाँ मेन चीज आप ध्यान दें, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर हो गई, समझ गए ना? तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ बताएं? पहले तो स्ट्रेट लाइन आएगा बिल्कुल, अभी जैसे जी का ग्राफ बनाया था आपने, और उसके बाद डाउन हो जाएगा बाहर। यानी यहां इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर है और यहां इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ये आई वर्सेस आर का ग्राफ बन गया। आगे बात समझ में? तो इसको नोट कर लें जरा। तो आपने जो अभी ये ग्राफ बनाया है, ये हमारा जो फील्ड का ग्राफ है, ये सॉलिड स्फीयर का ग्राफ है, ठीक है ना? और सॉलिड स्फीयर में अर्थ भी आ जाएगा। अगर अर्थ का आपको फील्ड का फार्मूला बनाना है तो उसका भी यही फार्मूला होगा कि अर्थ के बाहर जो फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड, एक ही बात, तो फार्मूला होगा आपका GM अपान आर स्क्वायर, इसका फार्मूला। और हमने अभी आपको बता दिया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला सेम आता है, लेकिन डायमेंशन सेम होगी, लेकिन दोनों की यूनिट अलग अलग होगी। ठीक, और आपने अर्थ के अंदर इसमें देख लिया होगा कि जो फील्ड का फार्मूला है वो आर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस आर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ग्राफ भी एक ही जैसे दोनों बन रहे हैं। अब आप यहाँ पर फील्ड लिखें ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, यानी कि हॉलो स्फेयर है। ठीक, तो दूसरा फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेयर, फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेयर। तो ये हमने हॉलो स्फेयर बना दिया, या स्फेरिकल सेल भी लिख सकते हैं। इसकी रेडियस आर है, नेचुरल है। आप हॉलो स्फेयर का मतलब समझ गए होंगे, जैसे बॉल होती है, यानी कि जो मास है वो केवल सरफेस पर कंसंट्रेट होगा, अंदर खाली है सब। ठीक, तो पहला पॉइंट, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब हम आउटसाइड ले रहे हैं पॉइंट। तो आउटसाइड पर ये पूरा मास ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो सेंटर पर कंसंट्रेट हो। तो फार्मूला यही बनेगा, GM अपान आर स्क्वायर, इसका मास m है। ठीक, इसके बाद r इक्वल टू, अगर r है तब तो यही फार्मूला हो जाएगा। अब इसकी जगह GM अपान कैपिटल R स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन ये तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखना, r लेस देन r, यानी कि स्फीयर के अंदर इसमें फील्ड 0 होता है। बाहर की कोई भी लेयर अपने अंदर जो है वो फील्ड क्रिएट नहीं करती है। ठीक है ना? तो इसका ग्राफ भी बना लें, फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। तो ये हमने हॉलो स्फीयर बनाया है, हॉलो स्फीयर। इसमें अर्थ के या हॉलो स्फीयर के सरफेस तक
फील्ड 0 होगा। ये फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है, और इसके बाद जैसे ही सरफेस के बाहर जाएंगे, सरफेस पर इतना होगा gm/r², ये gm/r का स्क्वायर, और उसके बाद धीरे धीरे ये डाउन हो जाएगा, यानी यहाँ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/r² होगी और यहाँ इंटेंसिटी 0 होगी, सीधे 0 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ अंदर इंटेंसिटी 0 होगी। तो इसके अलावा ध्यान रखना कि जो फील्ड है, आप 12th में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टेट में फील्ड ड्यू टू रिंग, फील्ड ड्यू टू डिस्क, बहुत सारे आर्टिकल वहां पर होते हैं। हम किसी कॉम्पिटिटिव क्लास में ग्रेविटेशन के उसमें इसकी जो है वो वैल्यू को डाल देंगे वहां पर, रिंग और उसकी वजह से। अब आप हेडिंग डालें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल हमने आपको बताया था अभी कि वर्क डन पर यूनिट मास है, ठीक। कोई भी मास अपने आसपास के रीजन में अगर हम कोई दूसरा मास रखते हैं तो उसमें अट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसके आसपास का जो रीजन है उसमें कुछ क्रिएट हुआ है, उसको हम फील्ड नाम देते हैं। मैथमेटिकली उसको दो तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, एक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट मास, और दूसरा कैरेक्टराइज करते हैं हम वर्क डन पर यूनिट मास। हमने वर्क डन के लिए आपको बता दिया है, और इसको यहाँ पर कुछ पॉइंट हम इसको लिखाने के पहले आपको और डिस्कशन करते हैं, उनको आप जरा समझने की कोशिश करें। देखिए, जो पोटेंशियल वर्ड है फिजिक्स में वो कॉन्सेप्चुअल है, और जिनको ठीक से नहीं मालूम है वो लोग वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पोटेंशियल की डिफिनीशन को देखें ठीक से। जैसे ये कोई मास है यहाँ पर, और आपको इसका ये चारों तरफ स्पेस है, इसमें पोटेंशियल को स्टडी करना है। तो पहली बात, हमने वर्क एनर्जी चैप्टर के में आपको लिखाया है कि वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कशन किया है। हमेशा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी चेंज डिफाइन होती है, डिफरेंस एब्सोल्यूट नहीं होती है, ठीक। यानी कि जैसे आप मान लीजिए ये कोई मास है और इसके ये दो पॉइंट है ए और बी, इस बेसिक थ्योरी को पहले समझने की कोशिश करना। तो अगर हम किसी मास को बी से ए तक लाएं या ए से बी तक लाएं, तो जो वर्क डन पर यूनिट मास होगा वो चेंज इन पोटेंशियल होगा बिटवीन ए एंड बी, ठीक। उसमें डिफिनीशन में लिखा गया है कि बी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में हमने डिफिनीशन में लिखाया है कि वो निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसलिए वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन में जरूर देखें, निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है। यहां पर भी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी वर्ड डिफाइन है। थोड़ा सा फर्क है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में। देखिए, जैसे हम ए से बी तक या बी से ए तक लाते हैं तो जो वर्क डन होगा वो वहां पर चेंज इन पोटेंशियल होता है, ठीक। जो टोटल वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जो वर्क डन पर यूनिट मास है वो चेंज इन पोटेंशियल होगा। समझे? यहाँ जो टोटल वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जो वर्क डन पर यूनिट मास है, यानी मास से डिवाइड कर दो जिस मास को लेके आ रहे हैं ए से बी या बी से ए, तो वो वर्क डन पर यूनिट मास आ जाएगा, वो कहा जाता है चेंज इन पोटेंशियल। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो हमने इस पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तो हम एक पॉइंट जो बी है उसको इनफाइनाइट पर लेते हैं। यहां पर इनफाइनाइट का मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस पर, और फिर यहां से यहां तक लेके आते हैं किसी मास को। इसमें जो वर्क डन पर यूनिट मास होगा वो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं। ध्यान दें, हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं, इसलिए वो जो वर्क डन पर यूनिट मास होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकल आता है, ठीक। ध्यान दें, जब बी से ए लाए तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, यहां बी हमने इनफाइनाइट पर रखा, तो बी से ए तक लाए तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक। अगर हम इस पर डिफरेंस में हम इस पॉइंट पर अगर जीरो मान लेंगे तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल आएगा। तो हम पोटेंशियल जब डिफाइन करते हैं तो हम वर्क डन
पर यूनिट मास, कहां से कहां तक का वर्क डन, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें डिफाइन करना है, और उसमें जो डिस्टेंस आएगी वो यहां से सेंटर से यहां तक की आर्क आएगी। अब आप पहले डिफिनीशन को नोट करें, इसको केवल हमने आपको समझने के लिए बताया है कि पोटेंशियल रिलेटिव वर्ड है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है, पोटेंशियल वर्ड डिफाइन नहीं है। लेकिन हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को जीरो मानकर पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। तो नोट करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डालें, लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, gravitational potential at a point in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point without acceleration. ठीक, from infinity to that point without acceleration। फिर बोल रहे हैं gravitational potential at a point in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass, क्योंकि मास को डिवाइड कर लेते हैं, from infinity to that point without acceleration। इसकी भी बात करेंगे without acceleration की। ठीक, तो जरा विदाउट एक्सीलरेशन का पॉइंट हम आपको समझाते हैं। हालांकि काइनेमेटिक्स में आपने इसको देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड बॉडी है, अर्थ ले ले रहा है, ठीक, अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप किसी मास को ले जाते हैं, तो नेचुरल है जब ए से बी ले जाएंगे तो इसमें ग्रेविटी का फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, कितना लगेगा, mg। तो जितने भी फिजिक्स में डेरिवेशन किए जाते हैं उनमें हमेशा इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, यानी कि mg फोर्स इस पे डाउनवर्ड अर्थ लगाएगा, आप कितना लगाएंगे, mg लगाएंगे, किधर, अपवर्ड। तो विदाउट एक्सीलरेशन चलने के लिए किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ए से बी जाने में जब आप mg फोर्स अपवर्ड भी लगा देंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल mg फोर्स, और ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि कंजर्वेटिव है, सी लिख दिया हमने कंजर्वेटिव। तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ये अपवर्ड हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा, इसलिए बॉडी विदाउट एक्सीलरेशन ले जाएंगे, अगर बॉडी में एक्सीलरेशन होगा तो फिर वर्क डन चेंज हो जाएगा। ठीक, आप इसके लिए वर्क एनर्जी पावर में हमने डिटेल डिस्कशन किया है, अगर बॉडी एक्सीलरेटेड हो तो क्या होता है। तो फिलहाल आप ध्यान रखें, हम फिजिक्स में जितने भी डेरिवेशन करेंगे उनमें जो फोर्स फील्ड डाल रहा होगा, फील्ड, उसके अपोजिट जो फोर्स हम लगाएंगे मूवमेंट के लिए वो हमेशा इक्वल और अपोजिट लगाएंगे, इसलिए डिफिनीशन में विदाउट एक्सीलरेशन वर्ड का यूज किया गया है। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ W is the amount of work done, if W is the amount of work done in bringing a body of mass m from infinity to a point P पॉइंट ले लिया जनरल, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, जैसे ये कोई बॉडी का मास m है और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक मास को लेकर आइए और जो वर्क डन पर यूनिट मास होगा वो पर्टिकुलर पॉइंट P का पोटेंशियल होगा। हमने बता दिया कि इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इंफिनिटी पर 0 मान लिया तो इस पॉइंट पर ये पोटेंशियल लेकर आया। ठीक, ये नेचुरल है, ये स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती जो इसके पहले पढ़ा था, आपने जिसमें यूनिट लिखी थी वहां पर नोट कर देना कि फील्ड इंटेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पर पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट जूल पर केजी, इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी और स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए यहां पर जितने डेरिवेशन किए जाते हैं उन सभी डेरिवेशन में आप क्या करते हैं कि बॉडी को इंफिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको निकालते हैं और वो वर्क डन में मास को डिवाइड कर लेते हैं, या कभी कभी ऐसा करते हैं कि मास को सीधे यूनिट मास ले लेते हैं, यानी कि 1 kg ले लेते हैं, उससे भी डेरिवेशन आप कर देते हैं। ठीक है।